हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। आज बेटा आपका सब्जेक्ट है वो क्या बेटा, सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। चलिए बेटा, हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको प्रश्न आंसर दिए हुए हैं, प्रश्न, और उसके हम आपको उत्तर कराएंगे। बेटा इसमें लॉन्ग आंसर हैं आपके से बेटा, लॉन्ग आंसर हैं। और बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमारा एक है, भारतीय समाज में ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्रों की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय समाज में जो ग्रामीण यानी जो गांव और नगर यानी शहर, इनके बीच में क्या संपर्क सूत्र हैं कि गांव के लोगों के लिए शहर की आवश्यकता कब होती है या शहर के लोगों के लिए गांव की आवश्यकता कब होती है, इस बारे में हमें आज चर्चा करते हैं। इसकी हमें विवेचना करनी है। सही बेटा, देखो बेटा, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ये हैं सोरोकिन तथा जिबरमैन। सही, दो मनोवैज्ञानिक हैं, सोरोकिन तथा जिमरमैन है। सही बेटा, आदि विद्वानों ने अपने लेखों के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भौगोलिक, जनसंख्यात्मक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से ग्रामीण नगरीय समुदाय की प्रकृति जो है एक दूसरे से पूरी तरह से क्या अलग है। सही बेटा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि शहर के लोगों जो भौगोलिक क्षेत्र जो है बेटा वो कम होता है गांव के अपेक्षा, क्योंकि गांव को पता है गांव का भौगोलिक क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि लोग खेती भी करते हैं, फिर रहने के लिए अपने आवास भी बनाते हैं गांव टाइप के बेटा। सही है। जनसंख्या की बात करते हैं तो आपको पता है शहर में लगभग 69% जनसंख्या, गाँव में 69% जनसंख्या, और शहर में लगभग 31% जनसंख्या निवास करती है। सही बेटा, चलिए देखो हम बात करते हैं आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से गांव के लोग मजबूत होते हैं। सांस्कृतिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो बेटा गांव के लोगों की संस्कृति इस प्रकार से होती है कि पूरा गांव मिलकर एक जो ग्राम देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं। उनकी संस्कृति है कि पूरा गाँव मिलकर उस कार्य को करता है। सही बेटा, चलिए आगे देखो, आपके दूसरे मनोवैज्ञानिक आपके हैं हाउजर का मत है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन में स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। जो हाउजर कहते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जीवन है उसमें जो हमें भिन्नता जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जिसे उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंधों, परिवार व्यवस्था, संस्कृति, आर्थिक क्रियाओं आदि क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सही बेटा, इनके सामाजिक संगठन जो होते हैं उनमें आप दोनों में क्या कहते हैं भिन्नता देख सकते हैं। सामाजिक संबंधों में भिन्नता देख सकते हैं ग्रामीण और शहरों के बीच में, पारिवारिक व्यवस्था में भिन्नता देख सकते हैं, सांस्कृतिक भिन्नता देख सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं की भी भिन्नता देख सकते हैं आप। बेटा आगे देखो, आपका है ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र, यानी ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र। देखो, ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र की अवधारणा के संबंध में विद्वानों के दो मत हैं। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके दो मत हैं। एक कहता है कि गांव और नगर इन दोनों का क्या संबंध है, इनका यानी संबंध है। एक मनोवैज्ञानिक आपका, दूसरा मनोवैज्ञानिक वो कहता है कि इन दोनों का संबंध नहीं है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से हमें स्पष्ट करना है बेटा। सही है। देखो, फर्स्ट नंबर है कि गांव तथा नगरों के मध्य संपर्क नहीं है। सही है, यानी ये बात कर रहा है संपर्क नहीं है। कौन मनोवैज्ञानिक है जो बात कहते हैं कि संपर्क नहीं है? तो बेटा आपका मनोवैज्ञानिक हुआ है रॉबर्ट रेडफील्ड। कौन है बेटा? रॉबर्ट रेडफील्ड। ये कहते हैं कि गांव को एक लघु समुदाय माना है तथा इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं जो निम्न प्रकार है। जैसे नंबर 1 आपकी है विशिष्टता, नंबर 2 है लघुता, और नंबर 3 है सजातीयता, और नंबर 4 बेटा आपका आत्मनिर्भर होगा। बेटा क्या होगा? आत्मनिर्भर। सही बेटा, आत्मनिर्भरता होगी बेटा। सही है। चलिए आगे देखते हैं हम ये 4 प्रकार हैं इसके बेटा। सही है। हमारा आगे दिया हुआ है कि उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि रॉबर्ट रेडफील्ड गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं। यानी जो रॉबर्ट रेडफील्ड है वो कहते हैं कि गांव जो है
वो आत्मनिर्भर इकाई यानी कि वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसे ना शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो कहना किसका, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। इन रॉबर्ट रेडफील्ड का एक मानना ये भी है कि गांव के लोग अपनी जो उनकी उपयोग की वस्तुएं जो होती हैं उनको स्वतः वो उपजाते हैं। जैसे खाने के लिए अनाज हो गया, सही है, अनाज हो गया। अगर हम बात करते हैं उनके रोजगार के अवसर होते हैं गांव में ही प्राप्त हो जाते हैं, खेती करके लोग प्राप्त कर लेते हैं। सही, शिक्षा के माध्यम भी गांव में है, उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे अगर हम नगरों की बात करें तो, लेकिन हाँ शिक्षा के स्तर भी माध्यम भी गांव में उपस्थित होते हैं। सही, इस मत का समर्थन करते हैं कि गांव एक प्रत्येक इकाई मानकर अध्ययन किया जा सकता है, यानी गांव का जो है प्रत्येक इकाई मानकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। सही बेटा, देखो आगे आपके हैं डॉक्टर M.N. श्रीनिवास तथा श्यामा चरण दुबे। सही है, ये लोगों का कहना ये है कि ये लोग भी इस मत के समर्थक हैं। जो डॉक्टर M.N. श्रीनिवास हैं, जो डॉक्टर श्यामा चरण दुबे हैं, ये भी इस बात से सहमत हैं कि कुछ अवसरों में गांव पूर्ण एकता देखने को मिलती है। कुछ अवसर ऐसे हैं जहां गांव में पूर्ण एकता देखने को मिलती है कि हाँ वो परिपूर्ण हैं। कुछ अवसरों की बात करिए, जैसे मान लो अकाल है, अकाल के टाइम में सारे ग्रामीण लोग एक हो जाते हैं अपेक्षा किसके, नगर के लोगों के अपेक्षा। सही बेटा, जैसे बाढ़ की हम बात करते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है तो मदद भी करते हैं। सूखे में भी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ग्रामीण लोग। महामारी के टाइम भी एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। धार्मिक उत्सव भी ये लोग ऐसे मनाते हैं कि पूरा गांव इस प्रकार धार्मिक उत्सव मनाता है कि पता ही नहीं चलता कि एक फैमिली है या एक गाँव के लोग मिलकर उत्सव मना रहे हैं बेटा। सही है, किसी पड़ोसी गाँव से संघर्ष होने पर यदि आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, यदि आप गाँव से निवास करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास के किसी गांव, एक गांव के दूसरे गांव के बीच कोई लड़ाई हो जाए, कोई संघर्ष हो जाए इस प्रकार का, तो दोनों ही गांव पूर्ण रूप से क्या बेटा एक हो जाते हैं। ये वाला गांव पूरा एक हो जाएगा, ये गांव पूरा एक हो जाएगा, ये गांव पूरा एक हो जाएगा। एक दूसरे से संघर्ष में क्या होती है, ये दोनों गाँव अपने आप में एक हो जाते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारी आपस में इससे बुराई है या उससे बुराई है, ये लोग सब एक हो जाते हैं। सही है। दूसरा, सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव आदेश पारित करे जिससे ग्रामवासी के सहमत ना हो। यदि सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है जिससे ग्रामवासी सहमत ना हो तो ये गांव के लोग होते हैं एकत्र होकर, यानी पूर्ण रूप से एकत्र होकर क्या करते हैं, सरकार का विरोध भी कर देते हैं कई बार। चलिए बेटा आगे देखते हैं हमारा है, इन विद्वानों के विचारों के आधार पर हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि गाँव अपने आप में एक पूर्ण सार्थक इकाई है। सही बेटा, चलिए आगे देखते हैं बेटा। इसकी पुष्टि हम निम्नलिखित तत्वों के आधार पर कर सकते हैं, यानी कि जो गांव जो है अपने आप में पूर्ण हैं, गांव अपने आप में पूर्ण हैं। और अभी जो बात चल रही थी गांव अपने आप में क्या आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर की बात चल रही थी, तो हम इस बात को स्पष्ट करते हैं गाँव जो है अपने आप में पूर्ण है या नहीं है। सही है, जिससे वो आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, आर्थिक दृष्टि के बारे में हम बात करते हैं तो गाँव आर्थिक दृष्टि से गांव आत्मनिर्भर रहे हैं, क्योंकि ग्रामवासी जो होते हैं कि अधिकांश सुविधाएं जो आवश्यकता जो होती हैं वो गांव में ही पूरी हो जाती हैं। जैसे उनके खाने पीने का सामान हुआ, उनके व्यवसाय करने का सामान हुआ, या औद्योगिक स्तर जो छोटे स्तर जो गाँव में होते हैं। सही है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो पहले वैद्य हुआ करते थे, मतलब देसी दवाई देते थे, सही है, जड़ी बूटियों से, वो गाँव के लोग गाँव में आज भी उस चीज़ों को मान्यता दी जाती है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा है, भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण एवं पृथक रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक गांव की अपनी निश्चित सीमा होती है। आपको पता होगी यदि आप गांव से निवास करते हैं तो आपको जानकारी होगी कि किसी भी गांव की एक निश्चित सीमा होती है कि ये गांव जो है इतना ही बड़ा है। तो शहर तो ऐसा होता है, शहर तो बड़ा भी होता रहता है, ऐसे गाँव इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। सही, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, किस गाँव में इतने वोट हैं। सही बेटा, उसकी निश्चित सीमा होती है। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। राजनीतिक दृष्टि से गांव पूर्ण होते हैं। आपने देखा होगा राजनीतिक दृष्टि से गांव पूर्ण होते हैं, क्योंकि गांव में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका निपटारा ग्राम पंचायत ही करती है। गांव में एक मुखिया चुना जाता है। क्या चुना जाता है? मुखिया। और मुखिया को उनका प्रधान बोलते हैं बेटा। सही, आज के टाइम से हम प्रधान बोलते हैं। आपने देखो गाँव में यदि कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तो गाँव का जो प्रधान है, मुखिया जो होता है, वो उस चीज़ का निपटारा कर देता है, उसको थाने या पुलिस या फौजदारी तक नहीं पहुंचने देता है अधिक मायनों में। सही बेटा, चलो आगे देखते हैं। हमारा 4 है,
कि धार्मिक दृष्टि से गांव एक रहे हैं। तो हमने आपसे क्या कहा था, धार्मिक दृष्टि गांव एक रहे हैं क्योंकि ये गांव के लोग सारा गांव मिलकर उनके जो ग्राम देवता होते हैं उनकी पूजा करता है। पूरा गांव मिलकर उस ग्राम देवता की पूजा करता है। सही, तो ये धार्मिक दृष्टि से भी गांव के लोग एक रहे हैं। सही बेटा। देखो बेटा, दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं गांव तथा नगरों के मध्य संपर्क है। सही है, संपर्क है। इससे पहले का गांव तथा नगरों के मध्य संपर्क नहीं है, ये कह रहे थे मनोवैज्ञानिक जो थे आपके। अब देखते हैं, अधिकांश समाजशास्त्रियों का मत है कि गांव कभी भी अपने आप में पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव जो है कभी भी अपने आप में पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं रहे, उन्हें कहीं ना कहीं नगर में जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा कहना है कुछ मनोवैज्ञानिक। जैसे आपके ये हैं मैकिम मैरियट हैं, आपके डेनियल थॉर्नर। यदि विद्वानों ने भारतीय गांव के अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया है कि गांव सदैव नगरों से संबंधित रहे हैं तथा इन्हें नगरों से पृथक यानी अलग नहीं किया जा सकता। बेटा सही है। इन लोगों का कहने का मतलब कि गांव के जो लोग हैं, ये गांव जो वासी होते हैं, उनको शहर से अलग नहीं किया जा सकता, नगर से अलग नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं गांव के लोगों को शहर जाने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ऐसा इन मनोवैज्ञानिकों का कहना है। बेटा आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यदि ज़रूरत है नहीं तो देखो, हम निश्चित तत्वों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि गांव और नगर के बीच संबंध है। जैसे देखो, विवाह एवं नातेदारी। यदि हम गांव से निवास करते हैं तो आपको जानकारी हो कि आपके आस पड़ोस में कई परिवार ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने बेटा या बेटियों की शादी या उनके रिश्तेदार नगर में निवास करते होंगे। कहाँ बेटा, नगरों में निवास करते होंगे। सही है। तो क्या करते हैं, अपने उन रिश्तेदारों घर पे यदि वो जाएंगे तो उन्हें नगर को प्रस्थान करना पड़ेगा। सही, तो इस प्रकार से विवाह और नातेदारी के द्वारा भी नगरों का प्रस्थान ग्रामीण के लोगों को करना पड़ सकता है। तो इनका ये भी एक संबंध है। सही है, ये भी एक इनका तत्व है कि इस आधार पे भी गांव और शहर के लोग अलग नहीं हैं। सही है। दूसरा देखो, आर्थिक संबंध। अगर हम आर्थिक संबंध की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा। देखो, यदि आर्थिक संबंध की बात करते हैं, देखो बेटा, तो आपको पता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी गांव पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी फसल बेचने तथा आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए क्या बेटा नगर की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। सही है। इसके अतिरिक्त बहुत से ग्रामवासी ऐसे भी हैं जो मजदूरी या नौकरी करने के लिए नगरों की ओर क्या बेटा प्रस्थान करते हैं, नगरों की ओर जाते हैं। सही बेटा। तीसरा देखो, प्रशासनिक संबंध। देखो, प्रशासनिक संबंध तो बेटा नगरों की तरफ है ही, क्योंकि आपको पता है, देखो कोर्ट हो गया आपका, कोर्ट हो गया, तो ये तहसील हो गई आपकी बेटा। सही बेटा, कोर्ट हो गया, तहसील हो गई बेटा आपकी। सही है, कचहरी हो गई, मालगुजारी हो गई। सही है, कलेक्टर ऑफिस हो गया बेटा। ये सब के सब बेटा क्या नगरों में उपस्थित होते हैं। तो गांव के लोगों को यदि आवश्यकता कभी यहाँ जाने की पड़ती है तो नगरों की ओर क्या करना पड़ेगा, तो उन्हें प्रस्थान करना पड़ेगा, इन नगरों की ओर उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक संबंध बनाता है गांव और शहरों के बीच। सही बेटा। आपका चौथा है बेटा राजनीतिक संपर्क। आपने देखा होगा जो राजनेता जो होते हैं वो अपनी पार्टियों के वोट बैंक बनाने के लिए समय समय पर गांव की ओर प्रस्थान करते रहते हैं, गांव की ओर जाते रहते हैं। और गांव के जो ग्रामीण जो होते हैं या गांव के जो लोग होते हैं, उनसे वो नगरीय नेता जो होते हैं वो बेटा के संपर्क साधते हैं। सही, उनसे बात करते हैं। सही है बेटा। तो ये भी राजनीतिक रूप से भी गांव के लोग या राजनीतिक लोग एक दूसरे से संपर्क साधते रहते हैं, संबंध रहता है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो गांव में भी शिक्षा बहुत अधिक तो हो चुकी है, लेकिन अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव के जो बच्चे या बालक बालिकाएं हैं उनको शहर की ओर यानी नगरों की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है, नगरों की ओर जाना ही पड़ता है। अब बात करते हैं रोजगार के अवसर। आपको पता होगा बेटा नगर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगों का प्रधानता होती है बेटा। सही है। गांव की तुलना में नगरों में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। सही बेटा। जैसे हम बात करते हैं ग्रामवासी नौकरी तो मजदूरी करने हेतु नगरों में आते हैं। इससे गांव तथा नगरों के मध्य जो होता है बेटा क्या एक संपर्क बना रहता है।
सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा है जनसंचार के साधन। कौन सा बेटा? जनसंचार के साधन। अब जनसंचार साधन में बात करते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया बेटा, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, चलचित्र हो गई आदि की दृष्टि से भी ग्रामवासी नगरों से संबंधित रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा उनमें जागरूकता उत्पन्न होती है। इस कारण से भी बहुत से ग्रामवासी नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं, यातायात के संबंध। यदि आप किसी अपने गाँव से, सही, गाँव से यदि किसी बड़े नगर की ओर जाना चाहते हैं तो आपको यातायात की आवश्यकता पड़ेगी। और कई गांव ऐसे जहां आज भी बेटा यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सही बेटा। तो आपको कहीं ना कहीं नगरों की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा यातायात का साधन प्राप्त करने के लिए। चौथा बेटा देखो, तो धार्मिक स्तर की हम बात करते हैं तो बेटा जैसे यहाँ पे देखा होगा, गाँव के लोग जो होते हैं कई बार धार्मिक स्तर की हम बात करते हैं, हरिद्वार हो गया, कहाँ हो गया बेटा? हरिद्वार हो गया बेटा आपका, हरिद्वार हो गया आपका, सही है। केदारनाथ हो गया बेटा, केदारनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया बेटा, सही है। सही है। आपका बनारस हो गया, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया बेटा, सही है। गोला हो गया बेटा, सही है, गोला हो गया। ये सभी का सही बेटा क्या एक धार्मिक स्थल है जो आज से देखा नगरों में उपस्थित है। यदि गांव का व्यक्ति, इन जो गांव के लोग हैं, यदि वो इन जगहों पे भी वो जाना चाहेंगे, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम गांव से हरिद्वार जाएं या बनारस जाएं या प्रयागराज जाएं या बेटा केदारनाथ वो जाना चाहता है, तो बेटा कहीं ना कहीं उसे नगर में जाना ही पड़ेगा। तो धार्मिक स्थलों के द्वारा भी ग्रामीण और नगरों के बीच संपर्क जो है वो बना रहता है। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।